नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी द्वारा आयोजित एक उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही बताएंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खाद्य, कृषि और व्यापार नीतियों की लगातार समीक्षा करने की जरूरत बताई है। उन्होंने अधिक पोषण वाले खाद्य पदार्थों के प्रति कृषि प्राथमिकताओं पर फिर से जोर देने का आह्वान किया है। इसके अलावा बात होगी कोविड-19 की। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। यहां तक कि पहुंचने में 190 दिन का समय लग गया। हालांकि हाल ही में कोरोना के मामलों में तेजी आई और 10 से 20 लाख मामले पहुंचने में 21 दिन का समय लगा है। देश में मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये घटकर 2.05% रह गई है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा आयोजित एक उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए एक महायज्ञ की तरह है जो नए देश की नींव रखेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। नई शिक्षा नीति में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है और क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है और अब 10+2 से आगे बढ़कर 5+3+3+4 करिकुलम की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमें अपने विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी सिखाना है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सोचना है पर जोर रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जा रहा है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ने की भाषा एक होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। इसलिए बच्चों को 5वीं क्लास तक उनकी मातृभाषा में पढ़ने की सहमति दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए और अगर किसी कोर्स में उनका मन नहीं लगता तो वो बीच में उसे छोड़ सकें और बाद में जुड़ सकें।
नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते सप्ताह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर देश की 34 साल पुरानी 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया। नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान की सुपर पावर कहलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खाद्य, कृषि और व्यापार नीतियों की लगातार समीक्षा करने की जरूरत बताई है। साथ ही अधिक पोषण वाले खाद्य पदार्थों के प्रति कृषि प्राथमिकताओं पर फिर से जोर देने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ भूख और अल्प पोषण की समस्या ना हो, इसके लिए प्रभावित कदम उठाने होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की ओर से आयोजित साइंस फॉर रेजिलिएंट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स परामर्श कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ते के प्रावधान पर प्रसन्नता जताई। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि भूख, अल्प पोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। Some of the recent initiatives underway include the launch of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which has benefited more than 98.16 lakh of women. The Poshan Abhiyan, real-time Aadhaar-linked beneficiary level monitoring and performance-based joint incentives for the frontline workers. Pan-India launch of rotavirus vaccination to prevent diarrhea is also another initiative. The recently announced education policy, National Education Policy, includes a provision to provide a nutritious breakfast to school children. This is a welcoming step, but much more needs to be done. लॉकडाउन के दौरान चुनौतियों के बावजूद देश के किसानों द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों के योगदान की सराहना की। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई कि MSSRF का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आजीविका के नुकसान और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं। We must also realize that much of the recent increase in food security can be attributed to the greater number of conflicts, often exacerbated by climate-related shocks, degradation of natural resources and water scarcity. Even in some peaceful settings, food security has deteriorated as a result of economic slowdown, threatening access to food for the poor. The need to invest in resilient communities equipped to face these challenges has never been more urgent than today. We must build resilient individuals, households, as well as communities, healthy, socially connected, prepare people are better able to withstand, manage and recover from the disasters. उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के साथ अग्रिम वैज्ञानिक जानकारियों को सम्मिश्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं को कृषि गतिविधियों के साथ मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों से नए भारत के निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है और अपने काम को मिशन के रूप में लेने के लिए कहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को सुशासन की आवश्यकता है और कोई भी सरकार सुविधाओं और सेवाओं को मुहैया कराने के लिए याद की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद विकास के तमाम अवसर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा प्रशिक्षुओं को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने लोक सेवकों से कहा कि वो सामाजिक अंतर को पाटने का सेतु बने और धनी निर्बल, महिला पुरुष और शहरी ग्रामीण अंतर को खत्म करने का काम करें। उन्होंने लोक सेवकों से नए भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आग्रह किया। The people look up to you as a member of the highest rank of civil administration. I always say the civil servants in the district, they are the face of the government. What is government? People understand what is government and governance
through your conduct and through your behavior. They expect that in our approach and performance, you set high benchmarks and are a role model. They expect nothing but excellence from you. The world is changing rapidly in unpredictable ways. You as administrators have to anticipate these changes if possible and prepare to address the emerging challenges from time to time. Nothing is static, and an administration that seeks to fulfill the aspirations of the people has always to remain dynamic. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाशिए पर खड़े वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान अधिकारियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों को गरीबी और भेदभाव को खत्म करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन, सरलता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता से अथक परिश्रम करना चाहिए। The Prime Minister's mantra, Narendra Bhai has said, perform, reform, perform and transform. Can be an inspiring backdrop for all your actions as you start innovating and becoming better than the best governance leaders in the world. Keep learning. Learn. Keep thinking. Always think. Keep innovating before acting. Good governance is what we need today. Governance that is to learn but efficient. It should be very lean. A system that responds to people's needs and aspirations. A system that is transparent and objective. A system that creates conditions for growth and development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए नए नेतृत्व के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की तंत्र ही सुनिश्चित करता है कि सुविचारित नीतियां बने और उन्हें कारगर ढंग से लागू किया जाए। भाषा की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन की भाषा स्थानीय लोगों की आम भाषा होनी चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संकलन 65 कन्वर्सेशन का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। यहां तक पहुंचने में 190 दिन का समय लगा है। हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आने से 10 से 20 लाख मामले पहुंचने में 21 दिन का समय लगा। हालांकि सरकार की ओर से कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 13,78,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 50,000 लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 68% हो गया है। देश में मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये घटकर 2.05% रह गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा देश है जहां 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,538 नए मामले सामने आए हैं और 886 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,27,074 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 41,585 लोगों की जान जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 67.98% ठीक हो चुके हैं और आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 13,78,105 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,700 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं 6,07,384 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 2,27,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। कोरोना की जांच के लिए इस समय देश में 1,383 लैब काम कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में पहले कोविड-19 मामले का पता चला था। इसके 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। 39 दिन बाद यानी 149 दिन में 27 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया। फिर 20 दिन में संक्रमण की संख्या 5 लाख से 10 लाख हो गई। 10 लाख केस पहुंचने में 169 दिन का समय लगा और इसके 12 दिन बाद कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के आंकड़े को पार कर गए। 15 लाख केस पहुंचने में 181 दिन का समय लगा है। इसके 9 दिन बाद देश में कोरोना के मामले बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए।
देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिली है। साथ ही रिकवरी रेट में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। 5 लाख केस के समय प्रतिदिन औसत 2 लाख टेस्ट हो रहे थे और ग्रोथ रेट 3.7% था, जो 15 लाख होते होते 3.6% पर आ गया। वहीं प्रतिदिन औसत टेस्टिंग बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 2.23% पर आ गई और रिकवरी रेट 64% से अधिक हो गया। 20 लाख केस पहुंचने में मृत्यु दर 2.05% और रिकवरी रेट 68% तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 7 दिन में रोजाना औसत 5,65,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में लगातार 9वें दिन 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्यों की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और तमिलनाडु में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख दिखाई दिया। अब तक आए मामलों पर नजर डालें तो पहले 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी। वहीं बाद के 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा 10 से 20% के बीच है। देश में 17 जुलाई को कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए थे। इसमें सबसे ज्यादा 2,84,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए थे। राज्य के कुल मामलों में हिस्सेदारी 28% थी। इसके बाद तमिलनाडु था, जहां 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और देश के कुल मामलों में 15.5% हिस्सा था। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मामले थे। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर था। देश में कोरोना के मामले 10 लाख से 20 लाख तक पहुंचने के दौरान कई दूसरे राज्यों में मामले तेजी से बढ़े। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और नए 10 लाख मामलों में राज्य की हिस्सेदारी 19% रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेजी से मामले बढ़े और इसका हिस्सा 15.5% है। तमिलनाडु की भागीदारी 12% और कर्नाटक का हिस्सा करीब 11% है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। देश में 6 राज्यों में अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,79,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 2,79,000 से ज्यादा मामले हैं। हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। यहां अब तक 1,41,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,91,00,000 के पार पहुंच चुकी है और 7 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,15,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना के मामलों में पहले नंबर पर है, जहां अब तक 48,83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 16 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्राजील में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 98,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 22.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। तीसरे नंबर पर भारत है, जहां 20 लाख से अधिक मामले हैं। इसके बाद रूस में 8.5 लाख से अधिक कोरोना के मामले आ चुके हैं और 14,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में 5,38,000 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं। यहां 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की पहली किसान ट्रेन की शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। यह वही ट्रेन है जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में की थी। पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक चल रही है। इस खास ट्रेन के चलने से किसानों के फल, सब्जी और अन्य उत्पादों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। किसानों के बेहतर भविष्य के सपने और फल, सब्जी, अन्य उत्पाद के लिए पटरी पर रफ्तार भरती है ये देश के किसानों की शान, किसान ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की इस पहली विशेष पार्सल किसान ट्रेन को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चली इस पहली ट्रेन से फल और सब्जियां गंतव्य तक पहुंचाई जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये रेलगाड़ी किसानों को समृद्ध बनाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पाद की ढुलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई थी। इस ट्रेन का निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों का ऐसा उत्पाद जो जल्दी खराब होने वाला है, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, तो उसमें कई बार बहुत नुकसान हो जाता था।
लेकिन किसान रेल चलने से अब कृषि उत्पादों की आवाजाही सुगम हो सकेगी, कम किराए में सुगम हो सकेगी। देश की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच 1519 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटों में तय करेगी। ये नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में रुकेगी। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं, जिन्हें रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में निर्मित करवाया है। ये एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा। इसमें किसान जल्दी खराब होने वाली सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क रख सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं जहां उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। रेलवे के इस प्रयास को किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। देश के हस्तशिल्पियों और बुनकरों के सम्मान और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज ही के दिन 115 साल पहले देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने बुनकरों को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए माई हैंडलूम पोर्टल की शुरुआत की है। हथकरघा उद्योग ये वो हुनर है जिसने लाखों भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाया है। आज भले ही मशीनी युग आ गया हो, लेकिन देश में हाथ से बनी वस्तुओं की एक अलग पहचान है। भारतीय बुनकरों के हुनर का लोहा विदेशों में भी माना जाता है। केंद्र सरकार ने भी हथकरघा उद्योग को नई पहचान दिलाने की दिशा में लगातार काम किया है। इसी क्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए माई हैंडलूम पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल के माध्यम से बुनकरों को सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी के अलावा सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने जीवंत एवं ऊर्जावान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को नमन करते हैं। इन अनुकरणीय लोगों ने हमारे राष्ट्र के स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास किए हैं। आइए हम सभी #वोकल फॉर हैंडमेड हो जाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत रूप से मजबूत करें। एक वक्त था जब हाथ की दस्तकारी ने भारत में ही स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। आज के ही दिन 7 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन करने के विरोध में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नई जंग छिड़ी, जिसमें घरेलू उद्योगों और बुनकरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज देश की आजादी के 73 साल बाद भी एक बार फिर स्वदेशी आंदोलन की राह मजबूत होती जा रही है। देश के हर प्रांत में हाथ से बनाए उत्पादों, विशेषकर कपड़ा क्षेत्र में अलग पहचान बनी है। चाहे फिर वो बनारस की साड़ी हो या बंगाल की जामधानी या फिर जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल, यही वजह है कि नए भारत के निर्माण में हथकरघा उद्योग की भूमिका अहम हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। RSK की स्थापना से भावी पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से परिचित होंगी। RSK में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता और संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां मिलेंगी। राजघाट के पास बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री RSK के एम्फी थिएटर में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आरबीआई ने बैंकों को उन कर्जदाताओं के ऋणों का पुनर्गठन करने की अनुमति दी है जो वित्तीय कठिनाई में हैं और उन्हें चुकाने में असमर्थ हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोविड-19 से पैदा हुए हालात के तहत उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं के दायरे में अब बड़े कॉरपोरेट, छोटे और मंझोले उद्योग और व्यक्तिगत कर्ज को भी शामिल कर लिया गया है। कर्ज पुनर्गठन योजना के तहत 2 साल तक भुगतान से मोहलत दी गई है। बैंक तनावग्रस्त लोन को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते समय गुरुवार को बैंकों को ये सुविधा दे दी। बैंक इस सुविधा का इस्तेमाल 31 दिसंबर 2020 तक भी कर सकेंगे। स्टैंडर्ड एसेट्स की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हालांकि बैंकों को ऐसे लोन पर 10% ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। आरबीआई ने व्यक्तिगत कर्ज और लघु उद्यमों को दिए लोन को रिस्ट्रक्चर किए जाने की सुविधा दे दी है। This small window has been opened up as a lifeline specifically for the MSMEs and other eligible borrowers, and the eligibility criteria have been laid out and the conditions have also been brought out without being treated as an NPA and without even losing control or diluting their shareholdings. The corporates as well as the retail borrowers are being allowed to get a forbearance specifically related to or being impacted by the pandemic, the COVID-19. So it's a very specific scheme, it's a very beautifully designed scheme and allowing a 10% extra provisioning by the banks, it is being allowed right now. लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला होने के बाद बैंकों को 180 दिनों के भीतर रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कॉर्पोरेट लोन के मामले में इस डेट रिकॉर्ड सुविधा का लाभ उन्हीं अकाउंट में मिलेगा जो अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। इसके अलावा इनमें 1 मार्च 2020 तक किसी भी बैंक के साथ 30 दिनों से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज का दायरा बढ़ाते हुए इसमें स्टार्टअप को भी शामिल कर लिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे को बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ अन्य क्षेत्र पीएसएल में पहले से ही शामिल हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चीन के साथ जारी विवाद और कोरोना के संक्रमण को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो से बात की। दोनों नेताओं ने फोन पर आपसी सहयोग और बढ़ाने पर जोर दिया है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच क्वाड की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर में मंत्री स्तर पर अपग्रेड इसको कर दिया गया था। वहीं दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की, साथ ही दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का आकलन किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में हाल की अस्थिर कार्रवाई को संबोधित करने के प्रयासों पर चर्चा की। श्रीलंका के चुनाव में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सहयोगी पार्टियों को संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री और गोटाबाया राजपक्षे के भाई महिंदा राजपक्षे से बात कर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया कि वो श्रीलंका और भारत की सदियों पुरानी दोस्ती को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। राजपक्षे के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा जताई। जानकारों के मुताबिक राजपक्षे बंधुओं का श्रीलंका की राजनीति के केंद्र में आना भारत के लिए शुभ संकेत है, खासकर तब जब चीन श्रीलंका में अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रहा है। A strong government, good leadership, and a stable government indeed in Sri Lanka. The country needs it because of the economic challenges it faces. We should remember that the India-Sri Lanka relationship is marked by divergences and convergences, and therefore both the governments will need to manage the relationship astutely at a time when keen geopolitical contestation is underway in Sri Lanka's neighborhood.
पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद समाप्त हो और शांति कायम रखते हुए विकास की गति को तेज करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पिछले 1 साल में जो विकास का काम हुआ है उसे तेजी से आगे बढ़ाना है, साथ ही सामान्य लोगों से संवाद कर विश्वास पैदा करना है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि की जगह लेंगे। सीएजी के तौर पर राजीव महर्षि का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।